गैल्वेनिक सेल चल रहा था हमारा। आज हम लोग गैल्वेनिक सेल में ही आगे देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हेडिंग दे लो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसमें करते क्या है, याद करो जो हमारा नर्स्ट इक्वेशन आया था वो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे वैलिड था। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो जो हमारा सेल पोटेंशियल है वो किस प्रकार से चेंज करता है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो ये कि ये बताता है हमें रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल का मतलब ई नॉट सेल हो गया, स्टैंडर्ड स्टेट में चाहे ई सेल भी बोल सकते हो। रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड इट्स सेल पोटेंशियल का इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेल पोटेंशियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब डी ई नॉट बाई डी टी, जहाँ पे ये जो ई नॉट है ये ई सेल है, सेल पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड स्टेट अगर नहीं होगा तो इसे ई सेल बोलेंगे और इसको डी बाई डी टी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर स्टैंडर्ड में बात करो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से अगर डेल्टा एच नॉट आप निकालते हो तो ये रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा एच नॉट प्लस टी डेल्टा एस नॉट। सही है बच्चों। अब हम चाहें तो डेल्टा जी नॉट को लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जो कि ऑलरेडी हम डेराइव कर चुके हैं। लेकिन हम इसको किससे रिप्लेस करें, इंट्रॉपी को किससे रिप्लेस करें। तो इंट्रॉपी को रिप्लेस करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में ही हमने एक और इक्वेशन देखा था, ये वाला डी जी बराबर वी डी पी माइनस एच डी टी। यहाँ से देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, सपोज करो प्रेशर कांस्टेंट है, सपोज करो क्या प्रेशर तो कांस्टेंट होता ही है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को बस वेरी करा है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी जीरो हो जाएगा। अगर डीपी जीरो होगा तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा माइनस एस बराबर डी जी बाई डी टी, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस एस बराबर डेल जी बाई डेल टी, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे आया है। ये थर्मो में भी लिखवाया हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम एस के बजाय डेल्टा एस इस्तेमाल करें, रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज, तो इसमें भी उसी प्रकार से चेंज आ जाएगा डेल्टा जी बाई डेल्टा टी हम लिख सकते हैं। हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ से डेल्टा एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, माइनस को दूसरे साइड भेजोगे तो यहाँ चला जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, जैसे यहाँ पुट करोगे रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा जी नॉट माइनस टी डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई, है ना, डेल टी। क्योंकि हम यहाँ स्टैंडर्ड में बात कर रहे हैं, यही वजह है। डेल्टा एस बराबर यह है, अगर स्टैंडर्ड में लिखोगे तो यहाँ डेल्टा एस नॉट आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। तो डेल्टा एस नॉट को हमने यहाँ पे डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी नॉट बाई डेल टी से रिप्लेस कर दिया। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब अगर हम इसमें ई नॉट सेल को लाना चाहें तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पुट कर दो, तो रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा एच नॉट बराबर डेल्टा जी नॉट के जगह पे आएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और यहाँ भी डेल्टा जी नॉट के जगह पे माइनस एन एफ ई नॉट सेल अगर पुट करोगे तो ये अगर यहाँ माइनस पुट करोगे, एक माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा, एन और एफ बाहर आ जाएगा, तो बाहर में हो जाएगा एन एफ टी डेल ई नॉट सेल बाई डेल टी। हमने कुछ नहीं करा है, सिंपली इस इक्वेशन में हमने डेल्टा जी नॉट का वैल्यू माइनस एन एफ ई नॉट सेल पुट कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। यही इंपॉर्टेंट होता है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। डेल्टा एच नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल तो लिखोगे ही डेल्टा जी नॉट के जगह पे, दूसरे एक्सप्रेशन में भी एन एफ आएगा, यहाँ पे एन एफ आ रहा है, यहाँ भी एन एफ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ई नॉट सेल नहीं आके डेल ई नॉट सेल बाई डेल टी आएगा, और बिकॉज कि नीचे में टेम्परेचर का डायमेंशन आ गया है तो यहाँ टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होगा, तभी इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो ऐसे तुम इसको चाहो तो रट सकते हो। तो रटने के लिए क्या बोले हम, डेल्टा एच नॉट बराबर
पहला टर्म हो जाएगा माइनस NF ई नॉट सेल, दूसरे टर्म में प्लस साइन है, जैसे यहाँ NF है इसमें भी NF दे दो, और ई नॉट सेल के बजाय आप लिखो डेल ई नॉट सेल बाई डेल टी, ऐसा लिखो। और बिकॉज के नीचे T से डिवाइड हुआ है तो टेम्परेचर के डायमेंशन को कैंसिल करने के लिए यहाँ T रख दो। तो ये बस रटने का तरीका हम बता रहे हैं, बाकी तो डेरिवेशन हो ही गया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन काम आता है, और JEE मेन में क्वेश्चन भी पूछा है, 2019 में एक सवाल भी पूछा था इससे। तो ये इक्वेशन हमेशा याद रखना और कोशिश करना कि तुम इसको डायरेक्ट लिख सको बिना डेराइव किए हुए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में डेराइव करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग सवाल देखते हैं जो कि पूछा था JEE मेन। और एक और बात, ये ई नॉट सेल हो गया सेल EMF, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल EMF, यही वो टर्म है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल EMF। नोट करिए इसको। देखो बच्चों, ये हमारा सवाल है, करा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ए सेल आर 2 वोल्ट और इतना दे रखा है सेल पोटेंशियल इसका, सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका 300 केल्विन पे। रिएक्शन तुम्हें दिया हुआ है, लास्ट में बोल रहा है कि डेल्टा S0 बताइए 300 केल्विन पे, अगर ये डेटा दिया हुआ है तो ये बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन अगर तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं है, चाहे तुमको डेरिवेशन नहीं पता, तो फिर तुमसे ये नहीं होगा, फालतू का तुम्हारा नंबर चला जाएगा। तो हमें तो पता है, अभी तुरंत हमने डेराइव किया था, डेल्टा S0 बराबर आ जाएगा माइनस NF ई नॉट सेल, इसके बाद प्लस आ गया था, प्लस के बाद क्या आया था, यही NF आया था, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई हुआ था और हो गया था डेल्टा ई नॉट बाई डेल टी, ये आया था। बस वैल्यू पुट कर दो। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो तो कितने का ट्रांसफर हो रहा है, जिंक चला गया Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो यहाँ आप लिख दो 2। फेराड का वैल्यू 96,500। ई नॉट सेल दिया हुआ है 2 वोल्ट, ये दे रखा है ई नॉट सेल, वैल्यू पुट कर दो 2 वोल्ट है ना, पहला टर्म हो गया, प्लस यहाँ फिर से वैल्यू पुट करो N का 2 इलेक्ट्रॉन इनटू फेराड फिर से 96,500। आपसे जो पूछ रहा है वो 300 केल्विन पूछ रहा है, यहाँ 300 लिख दो इनटू डेली बाई डेल टी, उसका वैल्यू दे रखा है -5 × 10⁻⁻⁴। तो जब वैल्यू पुट करोगे माइनस, तो यहाँ भी एक माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आप लिख दो 5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। सारा वैल्यू आ गया, बस तुमको अब इसे कैलकुलेट करना है, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ध्यान देना, ये जूल में आएगा, ये जो भी आएगा, आपने सब कुछ SI में लिखा है तो ये जूल में आएगा, तो ये जूल में आ जाएगा 412,800 जूल माइनस साइन के साथ। किलो जूल में अगर कन्वर्ट करोगे तो 412.8 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इसको, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी ये पूछ सके JEE मेन वगैरह में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नोट कर लो, एक बार खुद से भी ट्राई कर लो इसको, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब तक हमने गैल्वेनिक सेल को अच्छे से देख लिया है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो बेसिक डिफरेंस था वो पहले बता दिया जा चुका है। गैल्वेनिक सेल जो है उसमें एक रिएक्शन पहले होता था जो कि स्पॉन्टेनियस होता था और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ऐसा रिएक्शन होगा जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं है, और उसे कराने के लिए तुम्हें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तुम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले से दे रहे हो, और उसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है, यानी कि वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नीचे लिख देना फिर से, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। हेडिंग दो पहले, यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग दो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। हम मोल्टन NaCl यानी कि प्योर NaCl जिसमें वाटर का एक भी ड्रॉप नहीं है, उसके लिक्विड फेज का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। तो सिचुएशन क्या होगा, सपोज करो ये कंटेनर है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है प्लैटिनम का, और यहाँ पे नीचे में मोल्टन NaCl है। अगर ये मोल्टन NaCl है, इट मीन्स कि इस सॉल्यूशन में एक तो Na+ होगा, दूसरा Cl- होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा।
अब हमें कुछ रिएक्शन यहाँ पे कराना है। हम चाहते हैं कि सोडियम जो है वो रिड्यूस करके सोडियम मेटल में चला जाए Na+, और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस में चला जाए। लेकिन ये खुद से हो नहीं रहा है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हम करते क्या हैं, बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हमने बाहर से वोल्टेज दिया। अगर हमने बाहर से ऐसे सेल लगाया तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पूरे रॉड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ तक समझ रहे हो बच्चों? अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इस वाले रॉड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये भी प्लैटिनम का रॉड है, प्लैटिनम हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ऐसो को हम इनर्ट रॉड बोलते हैं। वैसा रॉड, वैसा इलेक्ट्रोड जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे उसे हम पैसिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, चाहे इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ये सोल्यूशन से Na+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या Cl- को, तो ये ऑब्वियस है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये Na+ को अपनी ओर ये अट्रैक्ट करेगा। जब Cl- इस वाले इलेक्ट्रोड के पास आएगा, जब Cl- इस वाले इलेक्ट्रोड के पास आएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन इस रॉड को दे देगा इसको न्यूट्रल करने के लिए, और इस प्रोसेस में Cl- चला जाएगा Cl2 में, यानी कि Cl- कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 में, और इस प्रोसेस में अपना एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करके रॉड को दे देगा। तो नोटिस करो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस चला गया, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडेशन है इट मीन्स कि जिस इलेक्ट्रोड पे ये घटना घट रही होगी वो एनोड होगा। पहले बताया गया था, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड बोलते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं। तो इसे हमने एनोड बोल दिया। इस पार्टिकुलर रिएक्शन का इनोड सेल याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है ना, ये डेटा याद रखना। कुछ रिएक्शन का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गैल्वेनिक सेल में जिंक के ऑक्सीडेशन का 0.76 था, Cu2+ के रिडक्शन का 0.34 था। वो दो ऑलरेडी हम लोग को याद है। H+ जब H2 में जाता है तो उसका इनोड सेल 0 होता है, और अभी हम लोग याद कर रहे हैं कि Cl- जब Cl2 में जाएगा तो उसका इनोड सेल -1.36 वोल्ट होता है, कम आएगा आगे। तो ये हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये रॉड, एक और बात पता चली कि ये जो हमारा रॉड है ये एनोड है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज था। ऑलरेडी बताया जा चुका है, गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। डन यहाँ तक? अब बताइए, Na+ जो है वो इस वाले रॉड के पास जाएगा, और जैसे ही इसके पास जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट कर लेगा। Na+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, Na+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में। तो देखो बच्चों यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, प्लस जो है 0 में जा रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, और Na+ में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन की घटना कहाँ पे होती है? कैथोड पे। इट मीन्स कि ये कैथोड है ना, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और इसका इनोड सेल होता है, ये भी याद रखना, -2.71 वोल्ट। जब तुम नेट रिएक्शन लिखोगे, चाहे ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन जब लिखोगे तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ऐड करोगे तो आएगा Na+ + Cl- इज इक्वल टू सोडियम मेटल। ये सोडियम मेटल कैथोड वाले रॉड पे डिपॉजिट हुआ, प्लस हाफ Cl2 गैस, और क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे इवॉल्व हुआ है। और ये जो नेट रिएक्शन है इसका इनोड सेल आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, -1.36 -2.71, तो ये हो गया -4.07 वोल्ट। देखो बच्चों, तो इनोड सेल यहाँ पे नेगेटिव है। बताया गया था कि जब इनोड सेल नेगेटिव होता है तो ΔG पॉजिटिव होता है, और ΔG0 अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यही रीज़न है कि हमने बाहर से बैटरी को ऐड किया है। अब ये बैटरी जब तुम बाहर से ऐड करोगे, अब एक बात बताना, तुमको ये पता है कि ओवरऑल सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन होगा, तभी वो स्पॉन्टेनियस रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे चालाकी क्या कर रहे हैं कि हमें यहाँ ये रिएक्शन कराना था, लेकिन इस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल -4.07 है। तो हमने क्या करा कि बाहर से सपोज करो अगर हम 5 वोल्ट का बैटरी लगा दें, 5 वोल्ट का, तो इस पूरे प्रोसेस का नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे -4.07, यानी ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही इनोड सेल ओवरऑल पॉजिटिव होगा
ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो हम लोग बाहर वाले बैटरी के कॉस्ट पे अंदर वाले रिएक्शन को हम करा रहे हैं। किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराने का तरीका ये होता है कि ओवरऑल प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कर दो। चाहे यूँ समझो कि हम उस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एक दूसरे प्रोसेस को जोड़ दिए, चाहे कपल कर दिए, जो कि उससे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इस बैटरी में कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होगा जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल अगर x मान लें और इस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल अगर y मान लें, तो x प्लस वाई का नेट वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ये पूरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर वो नेगेटिव होगा तब वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो हमने चालाकी यहाँ पे बस ये करा है कि इस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल नेगेटिव था, तो हमने बाहर में एक बैटरी लगाया जिसका वोल्टेज इस मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो। अगर इस मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से अगर ज़्यादा होगा तो नेट पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा आइडियल केस में। आइडियल केस में एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में होता ये है कि जो भी तुम यहाँ से वोल्टेज दोगे, देखो थ्योरेटिकली तुम ये बोल सकते हो कि अगर हम बाहर में 4.07 प्लस 4.07 वोल्ट का बैटरी अगर लगा दें तो रिएक्शन जस्ट स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस 4.07 का लगाओगे और यहाँ पे माइनस 4.07 है तो ओवरऑल 0 वोल्ट हो रहा है। तो अगर बाहर में बैटरी तुम 4.07 से थोड़ा सा भी इनफाइनाइटेसिमल भी अगर ज़्यादा कर दिए तो ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इन वायर्स में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होगा, तो जो वोल्टेज तुम यहाँ से अप्लाई कर रहे हो वो वोल्टेज यहाँ हमारे सोल्यूशन को मिल नहीं पाएगा, वोल्टेज में ड्रॉप आएगा। कहने का मतलब अगर मान लो प्लस 4.07 वोल्ट पे ये रिएक्शन होना चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन रियलिटी में हो ये रहा है कि उससे थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज पे रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन का जो शुरुआत है वो थ्योरेटिकली 4.07 पे होना चाहिए था, लेकिन 4.07 पे नहीं होके वो थोड़ा सा ऊपर में हो रहा है। तो जो भी तुम एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ से देते हो ना, उसे हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मीनिंग होता है कि बाहर से जो थ्योरेटिकल पोटेंशियल तुम अप्लाई कर रहे हो और एक्सपेरिमेंटली जो अप्लाई करना पड़ता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाते हैं। मान लो कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन का वोल्टेज है -4 वोल्ट है, सिंपली -4 ले लो। आपने बाहर से एक बैटरी लगाया, आपने बाहर से बैटरी लगाया, तो बैटरी अगर 4 वोल्ट का लगाओगे तो रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन हम पाते हैं कि 4 वोल्ट पे भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। रियलिटी में हमने 4.35 वोल्ट दिया, जैसे 4 वोल्ट पे होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो 4 वोल्ट को हमने 4.1 कर दिया, अभी भी नहीं हुआ। 4.2 कर दिया, अभी भी रिएक्शन का शुरुआत नहीं हुआ। 4.3 कर दिया, देखो नेट पोटेंशियल पॉजिटिव है। 4.3 माइनस 4 0.3, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव है। इसके बावजूद रिएक्शन नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि वायर में जो रेसिस्टेंस है उस वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होकर यहाँ पहुँच रहा है ना, वो 4 वोल्ट से कम हो जा रहा है। तो 4 वोल्ट से कम हो रहा है तो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव ही रह जा रहा है। कहने का मतलब ये प्लस 4.3 इन वायर्स के रेसिस्टेंस की वजह से नेट पोटेंशियल को पॉजिटिव नहीं कर पा रहा है, यानी रिएक्शन अभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ है। सपोज करो तुमने जैसी पोटेंशियल दिया प्लस 4.35 और रिएक्शन शुरू हो गया। अगर रिएक्शन शुरू हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन 4 वोल्ट पे होना चाहिए था वो 4 वोल्ट पे नहीं होके 4.35 पे हो रहा है। तो तुमने एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना दिया, तो तुम्हारा एक्स्ट्रा वोल्टेज है 0.35, तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज जो होगा वो 0.35 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो लिख सकते हो ओवर वोल्टेज बराबर ई सेल थियोरेटिकल माइनस ई सेल एक्सपेरिमेंटल, और इसको मोड में ले लो। वैसे एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल जो है वो थ्योरेटिकल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो या तो मोड में ले लो, चाहे तुम ये भी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल में से थ्योरेटिकल को माइनस कर लो, तो ये ऐसे भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है ना। एक लास्ट बात, ये जो ओवरऑल सेल रिएक्शन हुआ, इसको देखकर तुम क्या कमेंट कर सकते हो, तो तुम नोटिस करो हो क्या रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जब कैंसिल हुआ तब जाकर ये रिएक्शन आया है। तो अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, अगर 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ तो सोडियम का 1 एटम बना है और Cl2 का आधा मॉलिक्यूल बना है। अगर हम मोल में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एवरी मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र,
इसके नीचे में लिख देना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये नोट करना पूरा यहाँ तक, और उसके बाद जो लाइन हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो लाइन तुम यहाँ नीचे में लिखोगे। यहाँ पे लिखिएगा फॉर एवरी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और बताओ, गैल्वेनिक सेल में बताए थे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96,500 कूलम, चाहे 1 फैराड, तो तुम और करके लिख सकते हो, और 96,500 कूलम और 1 फैराड चार्ज ट्रांसफर, फॉर एवरी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर इलेक्ट्रॉन का 1 मोल ट्रांसफर होता है तो उसके करेस्पॉन्डिंग हम नोटिस कर रहे हैं कि 1 मोल सोडियम यहाँ डिपॉजिट हो रहा है और हाफ मोल Cl2 डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। Cl2 कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? एनोड पे, और कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। तो अगर 1 मोल सोडियम है, इट मीन्स कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम विल डिपॉजिट एट कैथोड, एंड क्या लिख सकते हो, हाफ मोल Cl2 लिखो, चाहे 35.5 ग्राम Cl2 लिखो मास निकाल के, चाहे अगर तुम NTP पे बात करो तो इसका वॉल्यूम 11.2 लीटर भी हो जाएगा एट कैथोड, एंड 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 विल डिपॉजिट एट एनोड। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। हमने देखा कि एक ऐसा रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस था, उसको स्पॉन्टेनियस करने के लिए बाहर से हमें पोटेंशियल देना पड़ा, बाहर से हमें सेल लगाना पड़ा। अब देखो, एनोड और कैथोड पे जो भी कंपाउंड डिपॉजिट हो रहा था उसे निकालने के लिए हमने रिएक्शन को ऐड किया, और हमने ये देखा था कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और उसके करेस्पॉन्डिंग कितना कंपाउंड डिपॉजिट होगा। इसी को निकालने के लिए हम लोग फैराडेज लॉ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग देना, amount of compounds deposited at anode or cathode is given by Faraday's law। और इसके बाद अगला हेडिंग दे दो, फैराडेज लॉ। और एक बात बताओ बच्चों, अभी जो हमने रिएक्शन देखा था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के करेस्पॉन्डिंग सोडियम जो है वो 1 मोल डिपॉजिट हुआ था। अगर हम उस पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सोडियम भी डबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 2 मोल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 हो जाएगा। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सोडियम ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि हमारे सेल से जितना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कंपाउंड डिपॉजिट होगा। तो फैराडेज का जो फर्स्ट लॉ है, फैराडेज लॉ 2 लॉ होता है इसका, लिख लो। फैराडेज फर्स्ट लॉ ये है कि जो भी कंपाउंड डिपॉजिट होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल से फ्लो करने वाले चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है ना। हम लिख रहे हैं वेट ऑफ कंपाउंड्स deposited is directly proportional to charge flown through the electrolytic cell। इलेक्ट्रोलिटिक सेल से जितना चार्ज फ्लो करेगा हमारा जो कंपाउंड है उतना ही ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो ये लॉ बोल रहा है कि कंपाउंड अगर डिपॉजिट हुआ है W ग्राम तो W जो है प्रोपोर्शनल होगा Q के। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लिख रहे हैं W इज इक्वल टू ZQ, जहाँ पे Z जो होता है, Z का नाम होता है Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये Z कैसे निकालोगे? एक और बात बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए तुमको रेडॉक्स टाइट्रेशन में N फैक्टर वगैरह निकालना आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। यानी इस चैप्टर को तभी पढ़ोगे जब तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हो, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके हो। और रेडॉक्स रिएक्शन पूरा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, टाइट्रेशन पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें सिंपली तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए और N फैक्टर निकालना आना चाहिए।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। W बराबर Z टाइम्स Q आ गया। अब एक बात बताइए, रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपने पढ़ा होगा एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, उसमें ये बोला जाता है कि किसी भी रिएक्शन में सारे कंपाउंड्स का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होता है। उसी सेम चीज़ को तुम चाहो तो यहाँ लगा सकते हो। हम अगर ऐसा बोले कि जो चार्ज है हमारा, अगर चार्ज हम 1 इक्विवेलेंट ले लें तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमारा जो कंपाउंड है उसका वेट भी 1 इक्विवेलेंट के करेस्पॉन्डिंग डिपॉजिट होगा। चार्ज का इक्विवेलेंट अगर x ले लें तो कंपाउंड भी x इक्विवेलेंट होगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। अगर हम चार्ज ले लें y इक्विवेलेंट तो हमारा कंपाउंड जो है वो भी y इक्विवेलेंट होगा। कहने का मतलब चार्ज का जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही कंपाउंड का भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा। वेट की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज will deposit 1 equivalent of compound। चार्ज का 1 इक्विवेलेंट कंपाउंड का 1 इक्विवेलेंट को ही डिपॉजिट करेगा। सपोज करो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट जो है वो ई ग्राम है, कैपिटल ई ग्राम, तो 1 इक्विवेलेंट का वेट क्या होगा? वेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट बराबर ई ग्राम होगा। अगर इक्विवेलेंट वेट ई ग्राम है इसका मतलब कि 1 इक्विवेलेंट का वजन भी ई ग्राम होगा। अब आ जाओ यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट चार्ज, तो चार्ज क्या है? जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसकी वजह से आ रहा है। तो देखो तो 1 मोल अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे तो -1 चार्ज है, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। अगर इसका एन फैक्टर 1 होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ही तुम चाहो तो 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। और हमने गैल्वेनिक सेल में प्रूव किया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसका चार्ज 96,500 कूलाम होता है, और इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे। कैपिटल एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखना 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन 96,500 कूलाम के बराबर होगा और 1 फैराड के बराबर होगा। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इक्विवेलेंट होगा और 2 फैराड आएगा। अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 3 इक्विवेलेंट होगा और ये 3 फैराड आएगा। चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x मोल इलेक्ट्रॉन बराबर x इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x इंटू 96,500 कूलाम, और अगर फैराड में बोलोगे तो x इंटू एफ फैराड हो जाएगा। चाहे x फैराड बोल दो सिंपली, x फैराड है। याद रखना इलेक्ट्रॉन का जितना मोल होता है उतना ही इक्विवेलेंट होता है और उतना ही फैराडे होता है। ठीक है, और फैराडे जो है उसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं। ऐसे भी समझ सकते हो कि फैराडे जो है उसी को हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, और उसको अगर कूलाम में चेंज करना हो तो 96,500 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कूलाम को फैराडे में चेंज करना हो, मान लो तुमको चार्ज दिया हुआ है कूलाम में, मान लो तुमको चार्ज दिया हुआ है कूलाम में, तो ऐसे देखो 1 फैराडे बराबर कितना कूलाम? 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम बराबर 1 फैराडे, तो Q कूलाम बराबर क्या आएगा? 1 बाई 96,500 इंटू Q आ जाएगा। कहने का मतलब Q बाई 96,500 कूलाम। अगर Q आपको कूलाम में दिया है तो उसको 96,500 से डिवाइड कर दो तो आपका नंबर ऑफ फैराडे जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ फैराडे बराबर चाहे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज बराबर नंबर ऑफ फैराडे, चाहे इसी को आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा फैराडे है वही इक्विवेलेंट के बराबर है। तो अगर तुमको चार्ज कूलाम में दिया है तो तुम उसको 96,500 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा फैराडे आ जाएगा, चाहे इक्विवेलेंट आ जाएगा, और जितना इक्विवेलेंट चार्ज का होगा उतना ही इक्विवेलेंट मेटल का डिपॉजिट होगा। ठीक है, क्यू को और क्या लिख सकते हो? क्यू जो है वो फिजिक्स से IT के बराबर होगा, करंट इनटू टाइम के बराबर। तो खैर ये सब जानकारी है ना, बाद में देखा जाएगा इसको। फिलहाल देखो, फिलहाल तुम क्या देखें कि अगर हम एक इक्विवेलेंट चार्ज लेते हैं तो वो 1 इक्विवेलेंट कंपाउंड को डिपॉजिट करेगा। एक इक्विवेलेंट चार्ज का मतलब 1 फैराडे चार्ज, और एक इक्विवेलेंट कंपाउंड का मतलब ई ग्राम ऑफ कंपाउंड, जहाँ पे ई जो है कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट है। हमारा फॉर्मूला आया था W इज इक्वल टू ZQ, और हमने अभी तुरंत प्रूव किया कि अगर चार्ज का वैल्यू हम 1 फैराड लेते हैं तो जो हमारा वेट आएगा वो ई ग्राम के बराबर आएगा, जहाँ पे ई कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट है। दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा W की जगह पे हमने रख दिया ई ग्राम, Z को Z ही रखने दो, और Q की जगह पे 1 फैराड रखना है। तो 1 फैराड को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 फैराड को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 फैराड को
2F से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 फैराड को 3F से, कूलाम का मतलब 3 × 96,500, Z × F, तो यहाँ से Z बराबर आ गया E/F के बराबर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला हो गया, उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराड। फैराड का वैल्यू कितना, 96,500 कूलाम। यानी Z का यूनिट क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम पर फैराड चाहे ग्राम पर कूलाम दोनों बोल सकते हो, समझ गए। इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ग्राम में, और जो F है उसको कूलाम में भी लिख सकते हो चाहे फैराडे में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो E/F हो गया, जहाँ पे E जो है वो इक्विवेलेंट वेट है, और इक्विवेलेंट वेट बराबर पढ़े हो गया मॉलिकुलर वेट चाहे एटॉमिक वेट, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन में पढ़े हो गए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हो गया। अब हम इधर थोड़ा सा मिटा रहे हैं और उसी को अभी हम कैरी कराते हैं। देखो आप होपफुली तुम लोग नोट कर लिए होगे, अगर नोट नहीं किए हो तो थोड़ा सा रिवर्स करके, थोड़ा सा पीछे करके, पॉज करके नोट कर लेना। देखिए हमारा इक्वेशन आया था W बराबर Z टाइम्स Q, और Z का वैल्यू आ गया, Z का वैल्यू हमारा यहाँ से आ गया E/F, तो Z का वैल्यू पुट कर दो, E/F × Q हो गया। अब एक काम करते हैं, E को इस साइड ले आओ, तो ये हो गया W/E बराबर Q/F। तो देखिए तो क्या आया ये W/E वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है कंपाउंड का, और आ गया Q/फैराड, Q/फैराड। अभी हमने देखा था कि Q/फैराड जो है, फैराड जो है 96,500 कूलाम, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है चार्ज का, ठीक है, यही नंबर ऑफ फैराड है। इसी को हम लिख सकते हैं Q/96,500 कूलाम, चाहे इसी को, है ना। Q अगर कूलाम में लिखोगे तो अब ध्यान देना, अगर Q तुमको कूलाम में दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम 96,500 कूलाम से डिवाइड कर देंगे। Q को क्या लिख सकते हो, करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 96,500। कहने का मतलब ये टर्म जो आया, ये तीनों का तीनों टर्म जो है, ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। इससे ये प्रूफ हुआ कि चार्ज का जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही इक्विवेलेंट कंपाउंड का होगा। इसी इंफॉर्मेशन को अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो भी तुमको चार्ज दिया है उसका इक्विवेलेंट निकाल लो। कैसे इक्विवेलेंट निकालोगे, चार्ज को कूलाम में निकाल के 96,500 से डिवाइड कर दो, उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर चार्ज तुमको कूलाम में नहीं फैराडे में दिया है तब बहुत ही आसान हो गया सवाल, क्योंकि फैराडे जो होता है वही इक्विवेलेंट होता है। नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है ना। नंबर ऑफ फैराडे, यहाँ भी देखो एक्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स फैराडे के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। तो कोई भी सवाल आएगा, चार्ज का इक्विवेलेंट निकाल के उससे कंपाउंड का इक्विवेलेंट निकाल लेना, और अगर कंपाउंड दिया हुआ है तो कंपाउंड का इक्विवेलेंट निकाल के चार्ज का इक्विवेलेंट निकाल लेना। ऑलवेज हम इसी तरीके से करेंगे, इक्विवेलेंट को सेम करके। फार्मूला इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फार्मूले से ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग फैराडेज का सेकंड लॉ देखते हैं, जो कि छोटा सा है, और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल में जाएंगे। नोट करो। अगला हेडिंग दे लो, फैराडेज सेकंड लॉ। अब ये क्या होता है सेकंड लॉ? सेकंड लॉ बोलता है कि अगर बहुत सारा सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिजिक्स में पढ़े होगा कि अगर सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस वगैरह को, तो सबसे सेम चार्ज फ्लो करता है। अगर सेम चार्ज फ्लो करेगा तो सेम इक्विवेलेंट फ्लो करेगा चार्ज का, यानी हर कंपाउंड का सेम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। तो फैराडेज क्या बोला कि इफ़ more than one cell are connected in series, then अगर एक से ज़्यादा सेल सीरीज में कनेक्टेड है, then कंपाउंड डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स, है ना, चाहे लिख लो वेट ऑफ कंपाउंड डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स is proportional to their equivalent weight।
जो भी कंपाउंड डिपॉजिट होगा उसका वेट इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा ये बोल रहा है। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं? सपोज करो ये 3 सेल है, तो हम इसको सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे? तीनों में सपोज करो एनोड और कैथोड पड़ा हुआ है और सोल्यूशन है ना, एक में सिल्वर का, एक में जिंक का, एक में कॉपर का, किसी का भी हो सकता है। आपने क्या करना है कि यहाँ से बैटरी लेना है और इसको जो है लास्ट वाले पे कनेक्ट कर दो, और फिर ये सब जो है ऐसे वायर से कनेक्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। यहाँ से चार्ज आएगा है ना, वो यहाँ से सर्किट से होते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ से फ्लो करके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ के इस वाले सेल में घुसेगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ के इस वाले सेल में घुसेगा, फिर यहाँ से वापस जाके यहाँ मर्ज करेगा। अगर यहाँ से क्यू चार्ज निकला है तो हर सेल से क्यू चार्ज ही फ्लो करेगा, ठीक है। अगर क्यू चार्ज फ्लो करेगा तो हर सेल में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा। कहने का मतलब अगर इस वाले कंपाउंड में मेटल है ना, चाहे जो भी कंपाउंड है उसका नाम ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, जो कंपाउंड है जो डिपॉजिट हो रहा है उस कंपाउंड का नाम, तो हम ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर इक्विवेलेंट ऑफ सी एंड सो ऑन। अगर और भी ज़्यादा सेल है तो तुम पढ़े होगे इक्विवेलेंट जो होता है रेडॉक्स में पढ़े होगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कि इक्विवेलेंट जो होता है, अभी बताए भी थे कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। तो अगर इसका वेट मान लो W1 डिपॉजिट हुआ है और इसका इक्विवेलेंट वेट E1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं W1/E1 इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हो W2/E2, ये हो जाएगा W3/E3 एंड सो ऑन WN/En। सपोज करो n सेल कनेक्टेड है सबके साथ एक दूसरे के साथ सीरीज में। अगर हम इस पूरे को k के बराबर कर दें, क्योंकि ये सब इक्वल है, हमने सपोज कर लिया ये k के इक्वल है, तो W1 बराबर आ जाएगा k टाइम्स E1, W2 बराबर आ जाएगा k टाइम्स E2, W3 बराबर आ जाएगा k टाइम्स E3 एंड सो ऑन। तो नोटिस करो, क्या नोटिस कर रहे हो, W जो है E के प्रोपोर्शनल है और सब में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k के बराबर है, तो हम कमेंट कर सकते हैं कि W जो हुआ वो E के प्रोपोर्शनल हो गया। यही हमारा फैराडेज का सेकंड लॉ है। फैराडेज बोल रहा था कि जो भी कंपाउंड का वेट डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल है, तो W E के प्रोपोर्शनल आ गया। तो ये समझ में आ गया आपको। न्यूमेरिकल में हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? न्यूमेरिकल में हम ये वाला पार्ट इस्तेमाल करेंगे। जब भी सीरीज में कनेक्शन दिया हुआ रहेगा, जो भी कंपाउंड डिपॉजिट हो रहा है सबका इक्विवेलेंट तुम सेम कर लोगे, ठीक है। नोट करो इसको, इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लो और उसका आंसर भी नोट कर लो। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक कि तुम लोग नोट कर लिए होगे सब कुछ। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके सारा सवाल। पहला फर्स्ट में कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए पार्ट और बी पार्ट दिया हुआ है। तो देखो ए पार्ट में क्या बोल रहा है, 3.55 ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन। तो ये कहना चाह रहा है कि 3.55 ग्राम क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रोलिसिस में जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा चाहे गेन होगा वो आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो एक काम करो, हर सवाल में बस एक ही काम करना है, तुमको इक्विवेलेंट सेम करना है। क्या लिखना है? इक्विवेलेंट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। चाहे इसी को तुमको डायरेक्ट लिखना है। अगर हमको डायरेक्ट करना है तो देखो कैसे करेंगे। 3.55 मास है इसका, अगर मोल निकालना हो तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोलर मास हो जाएगा 35.5, मोल निकल के आ गया क्लोराइड का। ये क्लोराइड का मोल हो गया, लेकिन हमें तो इक्विवेलेंट निकालना है, तो मोल से इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल में अगर तुम n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाता है। अगर नहीं पढ़े हो तो लिख लो इसको, रेडॉक्स टाइट्रेशन में इसको पढ़ना होता है। मोल में n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट आएगा, और अगर इक्विवेलेंट से मोल निकालना हो तो n फैक्टर को दूसरे साइड भेज दो, तो इक्विवेलेंट में n फैक्टर से डिवाइड करोगे तो मोल निकल के चला आएगा, ठीक है। तो देखो फिर से 3.55 मास था क्लोराइड का, 35.5 से डिवाइड किए तो मोल आ गया क्लोरीन का। Cl माइनस का n फैक्टर कितना होगा? तो Cl माइनस क्लोरीन में जब जाएगा तो 0 में जा रहा है, तो 1 का चेंज है, चार्ज इस पे 1 है, तो n फैक्टर इसका 1 हो गया, इक्विवेलेंट आ गया। अब ये जो इक्विवेलेंट आया यही इक्विवेलेंट चार्ज का भी इक्विवेलेंट होगा, यानी कि ये जो सेम चीज़ लिखा हुआ है यही चार्ज का इक्विवेलेंट है। और हम बताए थे कि चार्ज का जो इक्विवेलेंट होता है वही उसका फैराड होता है। आया समझ में? और जो उसका फैराड होता है, चाहे जो उसका इक्विवेलेंट होता है ना, उतना ही मोल इलेक्ट्रॉन होता है। अभी पिछले जब हम फैराडेज लॉ बता रहे थे तो वहाँ पे बताया गया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है
वो 1 इक्विवेलेंट के बराबर होता है और यही 1 फैराड के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखो, सबसे पहले हमने मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लिया। क्लोराइड आयन का n फैक्टर 1 होगा, 1 से गुना करके इक्विवेलेंट निकाल लिया। जितना इक्विवेलेंट क्लोराइड का आया उतना ही इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का होगा, और इलेक्ट्रॉन का जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही मोल होगा। यानी कि ये जो चीज़ आपका निकला यही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमसे मोल नहीं पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। तो नंबर निकालने के लिए हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 गुना 10⁻23। तो ये आ गया आपका इतना इलेक्ट्रॉन, आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट में कह रहा है 2.7 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 3+ आयन। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी करो। 2.7 ग्राम, इसको 27 से डिवाइड कर दिए तो मोल आ गया बच्चों। अब बताओ n फैक्टर इसका कितना होगा, अगर पढ़े होगे तो पता होगा। एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम में अगर जाएगा तो इस पर चार्ज है 3, एल्युमिनियम 3+। अगर एल्युमिनियम में डिपॉजिट होगा तो 3 से 0 में जा रहा है, तो इसका n फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मोल को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका भी इक्विवेलेंट आ गया, और जितना इक्विवेलेंट है उतना ही इलेक्ट्रॉन का मोल होगा। इलेक्ट्रॉन का मोल निकल गया, तो इसको हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकल के आ गया समझ में। ठीक है, अगले सवाल में कह रहा है कि हाउ मेनी फैराडेज। तो देखो इन्हीं दोनों के माध्यम से बताते हैं। जब तुम इक्विवेलेंट निकाले थे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो जितना इक्विवेलेंट होता है उसी को तो फैराडेज बोलते हैं, यानी यहीं पे हमारा आंसर हो जाता है। अगर नंबर पूछ रहा है तो हम यहाँ तक जाएंगे, अगर फैराडेज पूछ रहा है तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। हो सके तो ये 3 तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो को प्ले करके पहले पॉज कर दो और ये तीनों ट्राई करो, फिर उसके बाद प्ले करके देखना कि सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए सेकंड पार्ट में आ जाइए। सेकंड का ए, सेकंड में कह रहा है कि कितना फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी, फैराडेज का मतलब आपसे इक्विवेलेंट पूछ रहा है। ए पार्ट में कह रहा है कि 0.25 मोल Al3+ जो है वो एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है। Al3+ एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका n फैक्टर 3 हो गया है ना। तो नंबर ऑफ फैराडेज कितना हो जाएगा, फैराडेज बराबर, तो मोल कितना दे रखा है 0.25 मोल है ये। अगर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, और जितना इक्विवेलेंट होता है वही फैराडे होता है। आ गया हमारा आंसर 0.75 हो गया। बी पार्ट में आ जाओ। तो नोटिस कर रहे होगे बहुत ही आसान है ये, तो बस तुमको इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। तो SO3 चला गया, SO3 2- में है ना। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, ऑक्सीजन का -2 तो सल्फर का +6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 तो यहाँ -6, सल्फर का +6 यहाँ नहीं होगा क्योंकि इस पर चार्ज -2 भी है। तो चार्ज -2 को मेंटेन करने के लिए सल्फर पे +4 चार्ज होगा। एक बार वेरीफाई कर लो, -2 × 3 -6, -6 में +4 जोड़ोगे तो -2 बचेगा, जो कि इसका चार्ज है -2। वेरीफाई हो गया। तो 6 ऑक्सीडेशन नंबर 4 में गया है, तो 2 का चेंज है, तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। हम पर मॉलिक्यूल चेंज देखते हैं n फैक्टर निकालने के लिए, पर मॉलिक्यूल चेंज। तो एक आइटम के लिए 2 का चेंज, और एक ही आइटम है इसमें। अगर एक से ज़्यादा आइटम रहता है तो हमको उससे मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन एक ही आइटम है तो 6 से 4 2 का चेंज, n फैक्टर 2 आ गया। कितना दे रखा है 27.6 ग्राम SO3, डायरेक्ट कर रहे हैं 27.6 ग्राम SO3 है ना। तो इसका मोल निकालने के लिए हम 80 से डिवाइड कर देंगे। SO3 का मोलर मास 80 होता है, इसका मोल आ गया और n फैक्टर 2 है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए इक्विवेलेंट आ जाएगा, और जो इक्विवेलेंट होता है वही फैराड होता है। खत्म हो गया ये भी। सी पार्ट, सी पार्ट में कह रहा है कि Cu2+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, 2+ जा रहा है 0 में, तो यहाँ पे n फैक्टर 2 हो जाएगा। और जानकारी दिया है कि जो Cu2+ है वो 1100 ml है और 0.5 मोलर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले मोल निकालो इससे, 1100 × 0.5 × 10⁻³ पड़े हो गए। मोलैरिटी को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल आ जाएगा, तो ये मोल आ गया, और n फैक्टर 2 है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका इक्विवेलेंट आ गया, और जो इक्विवेलेंट होता है वही हमारा फैराड होता है। ये तीनों हो गया। ठीक है, आई थिंक कि तुम लोगों का भी सही हुआ होगा। मिटा रहे हैं इसको और अगला सवाल देखते हैं, नोट कर लेना पॉज करके। नंबर 3 में कह रहा है इफ ए करंट ऑफ 25.5 एम्पियर इज यूज्ड विद अ करंट इफिशियंसी ऑफ 85%। इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट जो भी चार्ज जनरेट करेगा उसका 85% ही डिपोजिशन में इस्तेमाल हो रहा है, मेटल के डिपोजिशन में उसका 85% ही इस्तेमाल हो रहा है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितना देर लगेगा टू प्रोड्यूस 1 kg MnO2 फ्रॉम MnSO4 सोल्यूशन। MnSO4 का सोल्यूशन है,
उससे MnO2 प्रोड्यूस करना है 1 kg। तो पहले रिएक्शन लिख देते हैं, MnSO4 के सोल्यूशन से MnO2 प्रोड्यूस करना है। तो सल्फेट पे -2, तो मैग्नीज पे +2 और ये +4। MnO2 दे रखा है 1 kg। तो इसका n फैक्टर हमें निकालना होगा, जिसका मास दिया है उसका इक्विवेलेंट चाहिए, और इक्विवेलेंट के लिए हमको n फैक्टर चाहिए। तो 4 से 2 में चेंज हो रहा है, 2 4 में आया, चाहे यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो पर आइटम चेंज होगा वो 2 का होगा। तो इसका n फैक्टर 2 आ गया। अब खत्म करो इसको, हम लिख रहे हैं इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। तो MnO2 दिया है कितना, 1 kg यानी 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, मोल निकाल रहे हैं पहले हम, तो मोलर मास। तो इसका मोलर मास अगर निकालोगे तो मैग्नीज का हो जाएगा 55 और O2 का हो जाएगा 32। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 87। तो 1000/87 MnO2 का मोल हो गया, लेकिन हमें तो इक्विवेलेंट चाहिए, तो हम मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे n फैक्टर जो कि 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट आ गया। अब ये बराबर होगा चार्ज के इक्विवेलेंट के, लेकिन हमें चार्ज नहीं देकर करंट दिया है और हमसे टाइम पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम। तो याद करो चार्ज बराबर क्या होता है, Q बराबर IT, करंट इनटू टाइम। तो करंट दे रखा है 25.5, हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, लेकिन टाइम पूछ रहा है तो टाइम को T मान लो। तो ये चार्ज आ गया बच्चों, लेकिन ये जो चार्ज आया ये सारा डिपोजिशन नहीं करा रहा है, इसका 85% ही करा रहा है। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो पहले हमको इसे 85% करना पड़ेगा, ठीक है। ये वो चार्ज है जो डिपोजिशन करा रहा है, यानी इस चार्ज का इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा। लेकिन करंट एम्पियर में है, टाइम तुम्हारा सेकंड में है, तो ये कुलाम में आ रहा होगा। तो ये पूरा चार्ज अभी कुलाम में है। कुलाम में जो चार्ज होता है उसको फैराड में चेंज करने के लिए बताए थे कि 96,500 से डिवाइड कर दोगे। याद रखना, जब भी कुलाम में चार्ज आएगा उससे फैराड निकालने के लिए, चाहे इक्विवेलेंट निकालने के लिए 96,500 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। हो गया ये, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे ये इक्विवेलेंट आ गया, ये चार्ज का इक्विवेलेंट आ गया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो टाइम निकल के चला आएगा जो कि सेकंड में आएगा, ठीक है। आंसर मैच करा लेना, अगर सेकंड में दिया होगा तो यहीं से आ जाएगा, अगर मिनट चाहे आवर में दिया होगा तो तुमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नोट करो इसको, अगला करते हैं, देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में बोल रहा है कि 3 एम्पियर करंट वाज पास थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन अननोन सॉल्ट ऑफ पैलेडिनम। पैलेडिनम का अननोन सॉल्ट है, इसे 3 एम्पियर का करंट पास करा है फॉर 1 आवर, है ना, 1 घंटे तक, टू डिपोजिट 2.977 ग्राम। तो देखो अब तुमको एम्पियर दे दिया, टाइम दे दिया, वहाँ से चार्ज आ जाएगा कुलाम में, 96,500 से डिवाइड कर दोगे तो फैराड आ जाएगा, चाहे इक्विवेलेंट आ जाएगा। वो इक्विवेलेंट प्लेटिनम के बराबर होगा, प्लेटिनम का मास दिया हुआ है, वहाँ से मोल निकल जाएगा, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। घटना क्या घट रही है, पैलेडिनम N+ जो कि सोल्यूशन में है वो कन्वर्ट हो रहा है PD में, तो इसका n फैक्टर n हो जाएगा। इसका मास दे रखा है 2.977 ग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ प्लेटिनम 3+ बराबर इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। इक्विवेलेंट तो पहले मोल निकालोगे, मोल होगा मास बड़ा मोलर मास, तो मास हो गया 2.977 डिवाइडेड बाई प्लेटिनम का मोलर मास 106 होता है, डिवाइड कर दिया उसे, मोल आ गया इसका, ये मोल आ गया, इनटू n फैक्टर n है, n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये इक्विवेलेंट आ गया, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। तो फिर से वही काम करो, चार्ज निकालने के लिए पहले हमें कुलाम में निकालना होगा, तो कुलाम में Q बराबर IT, करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर, लिख दो 3 एम्पियर इंटू 1 आवर के लिए, 1 आवर जो है वो 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो ये कुलाम में आ गया आपका, लेकिन हमें तो फैराड में चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 96,500 से, ये भी इक्विवेलेंट में आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से n निकल के चला आएगा, ठीक है। ये सारा सवाल खुद से भी अटेम्प्ट करो, है ना, नोट करो इसको। कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं, ये 2 सवाल नोट करो बच्चों और खुद से भी ट्राई करो पॉज करके, ठीक है। पॉज करके नोट करना, मिटाते हैं अब हम। देखो देखा जाए, देखो फर्स्ट वाला देखते हैं पहले। करा है हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर हैज़ टू बी पास्ड थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट टू कोट अ मेटल सरफेस। मेटल सरफेस यानी सिल्वर का सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया दिया हुआ है विथ 5 माइक्रोमीटर थिकनेस, है ना। तो ये इसका थिकनेस दिया हुआ है ना, मोटाई दिया हुआ है, और साथ में डेंसिटी दे रखा है। तो ये बताओ सरफेस एरिया और थिकनेस से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे मास आ जाएगा, मास आ गया, मोलर मास से डिवाइड करोगे मोल आ जाएगा, मोल से
एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वलेंट आ जाएगा, इक्वलेंट जैसे आएगा हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है वास्तव में यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, यानी +1 से 0 में जा रहा है, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं यहाँ से। सरफेस एरिया कितना दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सरफेस एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो थिकनेस है 5 माइक्रोमीटर, तो 5 × 10⁻⁻6 हमने करा, तो ये मीटर में आ गया, लेकिन ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर कर दिए, तो ये वॉल्यूम आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में, सीसी में आ गया। ठीक है, वॉल्यूम को गुणा कर दोगे डेंसिटी से, जो कि वो भी पर सीसी में है, तो सही है, ये भी है सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी है सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये हो गया 10.8। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए, मास आ गया, मास आ गया, मास को मोलर मास से। ठीक है, अब सिल्वर का 0.7 सिल्वर का एन फैक्टर लिखना था, क्योंकि सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, ये जो भी थिकनेस वगैरह दिया है ये सिल्वर का दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से बता देते हैं, सरफेस एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई किया यूनिट को सेम करके, तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना किया तो मास आ गया, और सिल्वर का मोलर मास होता है 108, मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो मोल आ गया। ठीक है, अब इसका एन फैक्टर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वलेंट आ जाएगा, और ये इक्वलेंट बराबर होगा चार्ज के इक्वलेंट के। चार्ज कैसे निकालें, एम्पियर में करंट दिया हुआ है और बोल रहा है हाउ लॉन्ग, कितना देर तक, यानी टाइम फिर से पूछ रहा है, तो क्या लिखें, 2 एम्पियर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आ गया कुलाम में, लेकिन हमें तो फैराड में चाहिए, तो जो कुलाम में चार्ज आया उसको डिवाइड कर देंगे 96,500 से, तो फैराड आ गया, चाहे इक्वलेंट आ गया, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका टाइम निकल के चला आएगा। ठीक है, हो गया, नोट करो इसको, अगला करते हैं। देखो इसमें करा 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ए बी सी कॉन्टेनिंग ZnSO4 AgNO3 एंड CuSO4 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो सबसे सेम चार्ज फ्लो करेगा, अगर सेम चार्ज फ्लो करेगा तो नंबर ऑफ इक्वलेंट तीनों में सेम होगा। तो सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि इक्वलेंट ऑफ, पहले वाले में जिंक डिपॉजिट होगा, दूसरे में सिल्वर और तीसरे में कॉपर, तो इक्वलेंट ऑफ जिंक इज इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ कॉपर, और ये तीनों बराबर होगा इक्वलेंट ऑफ चार्ज के चाहे फैराडे के। आगे बोल रहा है कि a steady current of 2 एम्पियर was passed through them until 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, सिल्वर दिया हुआ है, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितना देर तक करंट फ्लो किया है, तो पहले इक्वलेंट निकालो सिल्वर का, इक्वलेंट ऑफ Ag बराबर, तो कितना हो जाएगा 1.08 ग्राम, सिल्वर का वेट है 1.08 ग्राम, इसको 108 से डिवाइड कर दो, सिल्वर का मोलर मास 108 होता है तो मोल आ गया, और इसको एन फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। सिल्वर का एन फैक्टर 1 होगा क्योंकि इसका आयन होता है Ag+, जिंक का आयन होता है Zn2+, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। कॉपर सल्फेट दिया है, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 में है, तो इसका भी एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वलेंट सिल्वर का आ गया, ये बराबर होगा इक्वलेंट ऑफ चार्ज के, तो चार्ज में क्या करें, करंट दिया हुआ है कितना, करंट दिया है 2 एम्पियर के बराबर, तो यहाँ पे लिख लो 2 एम्पियर इंटू टाइम, तो चार्ज कुलाम में आ गया, और इसको डिवाइड कर दिए 96,500 से। ठीक है, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो T निकल के चला आएगा। सही है बच्चों, अब देखो, अब हमें निकालना है, ये वाला पार्ट हो गया कि कितना देर तक करंट फ्लो करा। आगे बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, कॉपर और जिंक का कितना मास डिपॉजिट हुआ है, तो एक काम करें डायरेक्ट निकालते हैं, वेट ऑफ कॉपर बराबर, तो शुरुआत करो यहाँ से 1.08, ये सिल्वर का मास था अपॉन 108, समझना कैसे ये लिंक होगा, ये सिल्वर का मास था, मोलर मास से डिवाइड किया तो मोल आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना किए तो इक्वलेंट सिल्वर का आ गया, पहले भी दिखाए थे, और इक्वलेंट जो सिल्वर का है वही इक्वलेंट ऑफ जिंक है और वही इक्वलेंट ऑफ कॉपर है, यानी ये जो चीज़ है ये कॉपर का इक्वलेंट आ गया। अगर ये कॉपर का इक्वलेंट आ गया, ये पूरा कॉपर का इक्वलेंट आ गया, अभी वेट नहीं आया है, ये इक्वलेंट आया है, तो इक्वलेंट से मोल निकालने के लिए हम एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर लिखोगे नंबर ऑफ मोल बराबर, तो आ जाएगा नंबर ऑफ इक्वलेंट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो ये आया था नंबर ऑफ इक्वलेंट कॉपर का, और कॉपर का एन फैक्टर हमने लिखा है 2, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो कॉपर का मोल आ गया, और एक बार कॉपर का मोल आ गया तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 63.5 ग्राम से, तो डायरेक्ट वेट निकल के चला आया। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये हम डायरेक्ट करना आपको सिखा रहे हैं, अगर दिक्कत हो समझने में तो इसके बाद हम सिंपली इन दोनों को इक्वल करके भी करना सिखाएंगे, तो अभी डायरेक्ट करना सिखा रहे हैं, कोशिश करो सीखने का। उसी प्रकार से अगर हमें जिंक को निकालना है तो जिंक में क्या करोगे, फिर से वहीं से शुरुआत करो, जिंक का जो इक्वलेंट है यहाँ गया, जिंक का जो इक्वलेंट है वो भी सिल्वर के इक्वलेंट के बराबर है, और सिल्वर का इक्वलेंट हम निकाल चुके हैं,
1.08 अपॉन 108 इंटू 1, तो ये इक्वलेंट सिल्वर का है, यही इक्वलेंट जिंक का होगा। जिंक का एन फैक्टर 2 है, 2 से डिवाइड कर दो तो जिंक का मोल आ गया, और मोल से मास निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो जिंक का मोलर मास होता है 65.4, आ गया ये वेट ऑफ जिंक बराबर। ठीक है, तो समझ में आ गया ये, नोट कर लो इसको। अभी हम इसको ये 2 पार्ट हम मिटाएंगे और इसको डिटेल में लिखना सिखाएंगे। ठीक है, मिटाते हैं, नोट कर लो। देखो, अगर तुमको डिटेल में करना हो तो ऐसे कर सकते हो, इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर बराबर इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का मास कितना था 1.08 ग्राम अपॉन 108 और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्विवेलेंट आ गया। जिंक का मास हमसे पूछ रहा है तो उसको डब्ल्यू ग्राम मान लो, तो मास से मोलर मास निकालने के लिए 65.4 से डिवाइड करोगे, मोल आ गया, और इसका एन फैक्टर जिंक का 2 है तो इसका भी इक्विवेलेंट आ गया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू निकल के चला आएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर कॉपर का निकालना हो तो यहाँ पे 63.5 से डिवाइड कर देना, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से जो वेट आएगा ये जिंक का वेट हो गया। कॉपर का निकालना हो यहीं पे कॉपर लिख देना और सारा काम कॉपर के लिए कर लेना। ठीक है, हो गया बच्चों यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आगे का पार्ट देखेंगे। ये जितना भी न्यूमेरिकल है उस पर अच्छे से आप लोग कमांड कर लेना और कॉपी को बार बार रिवाइज करना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाकी पार्ट को पढ़ने के लिए।